नमस्कार, मैं हूँ शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है। चुनाव सिर पर है और बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जानकारी तो यहाँ तक है कि ईवीएम भी अब बीजेपी को 2024 के चुनाव में बचा नहीं पाएगी। मैं कुछ आंकड़े आपको देने की कोशिश करता हूँ इस कार्यक्रम में, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की हालत खराब क्यों है, बदहवास क्यों नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। साल 2014 का इलेक्शन आपको याद होगा, 19 का इलेक्शन आपको याद होगा, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जबरदस्त जीत मिली थी। उन्होंने एक ऐसी जातीय गठजोड़ बनाया जिससे कि वो जीते। इस कामयाबी का क्रेडिट उनके आक्रामक हिंदुत्व को मिला। अल्पसंख्यकों के खिलाफ धार्मिक आधार पर हिंदुओं को एक करने की रणनीति को दिया गया, और ये रणनीति 2 चुनाव में उन्होंने कामयाब तरीके से इस्तेमाल की। लेकिन समाज के अत्यंत पिछड़े तबकों, जिसमें ईबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए नौकरी का कोटा बढ़ाने के फैसले ने बिहार में बीजेपी की रणनीति को जिस तरह से खतरे में डाला, उसने पूरे देश में माहौल बदल दिया है। पूरा देश एक नए सिरे से अब सोचने लगा है। बिहार में यह तबका राज्य की आबादी का 84% है। अब तक यह माना जाता रहा है कि इस तबके ने विपक्ष की तुलना में भगवा पार्टी को ज्यादा मदद पहुंचाई पिछले चुनावों में। लेकिन तेजस्वी और नीतीश ने जो किया वो चौंकाने वाला था। बिहार के जातीय सर्वे से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, माना जाता है कि कुछ अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति है। इसमें से 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हैं, जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो इन राज्यों में निश्चित तौर पर इसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ जातीय गोलबंदी का फायदा उठाने के लिए 28 विपक्षी पार्टियां, जिसमें इंडिया गठबंधन कहा गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के बैनर तले राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना के लिए इन्होंने दबाव बनाना शुरू किया। और इसका असर ये हुआ कि बिहार में इसका काम भी शुरू कर दिया गया। विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपने चुनावी अभियान में जाति जनगणना और सरकारी नौकरियों में, ब्यूरोक्रेसी में और राजनीतिक व्यवस्था में वंचित तबकों के लिए आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व का वादा कर। वो कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम इन तबकों को प्रतिनिधित्व देंगे। बीजेपी ऐसा नहीं कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये आरोप लगाते हैं कि हिंदू समाज को बांटकर विपक्षी पार्टियां पाप कर रही हैं, तो इसमें उनकी कहीं ना कहीं बेचैनी ही दिखाई देती है, क्योंकि ये काम तो उन्होंने भी किया, ये पाप तो उन्होंने भी किया। 5 राज्यों के चुनावी अभियान के वक्त अगर आप देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 नवंबर को बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जनसभा के दौरान नीतीश कुमार और लालू यादव देश भर में गैर बीजेपी पार्टियों को संगठित करने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। बिहार का कास्ट सर्वे इसी कड़ी का हिस्सा है, इसी कोशिश का हिस्सा है, जो कि बीजेपी जब भी अपने विरोधियों पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती है तो इसका मतलब ये निकाला जाता है कि हिंदुओं के हितों के ऊपर अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों को तवज्जो दी जाए। ये एक अमूमन धारणा है, एक परसेप्शन। लेकिन धर्म के नाम पर विभिन्न हिंदू जातियों को एक रखने की कोशिश करते हुए अमित शाह ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने की लोगों से अपील भी की। और ये एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का माना जा रहा है कि वो इससे एक एकजुटता लाने की कोशिश करेगी। अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जनवरी 2024 में प्रस्तावित है, यानी पहले महीने में। इसके बाद इलेक्शन का शंखनाद होगा। उन्होंने सनातन धर्म पर मंडरा रहे खतरे का जिक्र किया और राज्य में नीतीश राज्य से छुटकारा पाने के लिए बिहार के सबसे लोकप्रिय त्योहार छठ पर्व का भी उन्होंने जिक्र किया। जब मुजफ्फरपुर में अमित शाह थे, अमित शाह ने यह भी ऐलान किया, मैं इसका कोट इसलिए कर रहा हूं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के सिलसिले में वो अगले 13 हफ्तों में राज्य के सभी 37 जिलों में रैलियों को संबोधित करेंगे। यानी बिहार एक तरीके से एपिसेंटर बन गया है जातीय जनगणना और कास्ट सेंसस की जो बात चल। इसी साल मई में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव की चुनावी हार के बाद बीजेपी में ये बौखलाहट, ये बेचैनी ज्यादा बढ़ी हुई इसलिए नजर आती है क्योंकि कुछ इसी तरह का मिलता जुलता हथकंडा कांग्रेस ने वहां इस्तेमाल किया। कर्नाटक में बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड खेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से बजरंग बली के नाम पर वोट देने की अपील की। लेकिन इस सब के बावजूद कर्नाटक में बीजेपी को कांग्रेस के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। यह बात बीजेपी अच्छी तरह से समझती है कि इस वक्त माहौल थोड़ा बदल गया है। साल 1990 को अगर आप देखें तो उस वक्त तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह पीएम थे। सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी और इससे देश में मंडल लहर शुरू हुई।
आप मंडल कमंडल की बात जो सुनते हैं, मंडल की राजनीति पर खड़ी हुई क्षेत्रीय पार्टियों ने लालकेश आडवाणी के नेतृत्व वाली बीजेपी को हिंदी पट्टी के राज्यों में चुनौती दी, यानी जो हिंदी भाषी राज्य हैं। मंडल कमीशन का जोरदार समर्थन करके बिहार में लालू यादव सत्ता में आ गए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव सत्ता में आ गए। इनका राजनीतिक उदय हुआ एक तरह से मंडल की वजह से। उन्होंने अगड़ी जातियों के खिलाफ पिछड़ों को लामबंद करने का काम किया। ज्यादातर लोग इसे ही मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स कहते हैं और मंडल कमंडल की राजनीति के तौर पर याद करते हैं, जानते हैं। एल.के. आडवाणी ने बाबरी मस्जिद के खिलाफ और अयोध्या में उसी जगह पर राम मंदिर के निर्माण के लिए एक कैंपेन शुरू किया और इसे ही कमंडल की राजनीति कहा जाता है। तो ये मंडल कमंडल का जो एक परिभाषा एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ उस वक्त चैंपियन बन के उभरे थे बिहार और उत्तर प्रदेश। लेकिन ये दोनों ही जिस जनता दल परिवार का हिस्सा थे, उसमें कई बार टूट हुई, विघटन हुआ और अलग हुए धड़ों ने बीते सालों में कई बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया और बीजेपी के साथ मिलकर वो सत्ता की मलाई भी खाते गए। अब उदाहरण आप इस तरह से लीजिए कि नीतीश कुमार ने बिहार में लालू यादव से अलग होकर अपनी समता पार्टी बनाई और 1996 के बाद लंबे समय तक बीजेपी के साथ वो रहे, समता पार्टी के साथ। ठीक इसी तरह से मुलायम सिंह यादव ने भी अलग होकर कई नेताओं की अगर आप बात करें तो उन्होंने अपनी अपनी जातियों को संगठित किया और बीजेपी के साथ इन नेताओं ने साझेदारी की। जो मुलायम सिंह के साथ उस जमाने में आए वो अलग हो गए और उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। इसी प्रक्रिया में बीजेपी को भी पिछले वर्गों में अपनी पैठ बनाने का एक मौका मिल गया और साथ ही बीजेपी ने हिंदी पट्टी में अपने कैडर में पिछले वर्ग के नेताओं को उन्होंने मजबूत किया और ये आज की तारीख में बीजेपी की पूंजी है इस वर्ग में। दलितों की पार्टी कही जाने वाली बहुजन समाज पार्टी भी मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी से अलग होकर ही एक तरीके से बनी, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रयोग के तहत मायावती भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी और बीजेपी को दलित मतदाताओं के बीच अपना आधार मजबूत करने का एक मौका मिल गया था और इस मौके को बीजेपी ने अलग अलग तरीके से बनाया। नीतीश कुमार और लालू यादव देश भर में गैर बीजेपी पार्टियों को संगठित करने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। बिहार का कास्ट सर्वे इसी कड़ी का हिस्सा है, इसी कोशिश का हिस्सा है, जो कि असर भी दिखा रहा है। 90 के दशक पे अगर आप गौर करें तो 90 के दशक में कांग्रेस की कीमत पर आगे बढ़ने वाली क्षेत्रीय पार्टियां अब विपक्षी गठबंधन इंडिया के बैनर तले कांग्रेस के साथ आती हैं और ये कोशिश, ये साथ राहुल गांधी की कवायद, राहुल गांधी की कोशिश का नतीजा है। 24 के लोकसभा चुनाव में ये विपक्षी गठबंधन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सामने संभावित खतरे के तौर पर उभरती हुई दिख रही है। इस ताकत को बीजेपी भांप रही। ऐसा लगता है कि बिहार में हुए जाति सर्वे ने मजबूत कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियों को उजागर करने का काम किया। ये जो बीजेपी लगातार एक आवा मंडल, एक औरा क्रिएट करने की कोशिश कर। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने बिहार में हालात बदले हैं और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में शायद एक भी सीट बीजेपी के खाते में ना जाए। राज्य सरकार ने हाल ही में, बिहार सरकार ने नए भर्ती किए गए शिक्षकों को 1.2 लाख नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और नीतीश और तेजस्वी बेरोजगारी, गरीबी, असमानता, आवास, स्वास्थ्य, लोकतंत्र और संविधान का बचाव करने के अलावा कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं और इससे बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तबकों के लिए नौकरियों में कोटा बढ़ाकर 75% कर दिया है। ये एक और मास्टर स्ट्रोक बिहार सरकार ने चला और इसका इम्पैक्ट निश्चित तौर पर यूपी पर पड़ेगा, एमपी भी पड़ेगा, राजस्थान। जो पॉलिटिकल विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि इस घटनाक्रम से 90 के दशक की तरह ही गैर बीजेपी पार्टियों के दिन बदलने वाले हैं और मंडल 2 का उभार एक तरीके से हो रहा है, मंडल 2.4 जिसको कहा जा रहा है। राहुल गांधी भी जो अपने भाषणों में लगातार मंडल की बात करते हैं वो भी इसी का नतीजा है, क्योंकि अगर ये जातियां लामबंद होती हैं, एक साथ आती हैं, तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा खतरा बीजेपी के सामने खड़ा होगा और बीजेपी इस खतरे से निपटने के लिए तैयार कितनी है ये आपको बहुत जल्द पता चलेगा। लेकिन जो 3 तारीख के नतीजे हैं वो ये बताएंगे कि 24 में
क्या होने वाला, क्योंकि ये जो प्रयोग किया गया है इंडिया गठबंधन के द्वारा मंडल पॉइंट 2 की ओर से, ये बड़ा मारक भी साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का वक्त देने के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए द ब्लड मीडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।